आप लोगों के मन में कोई बात है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। सर मैं नीरज पांडे हूँ एबीपी न्यूज़ से। मेरा सवाल है सर, पहले के कानून में किसी आरोपी को जब गिरफ्तार किया जाता था तो 15 दिन के रिमांड की व्यवस्था थी। अभी जो नया कानून है उसमें गिरफ्तारी के 60 दिनों तक कभी भी या तो एक साथ या हिस्सों में बुलाकर रिमांड लिया जा सकता है। इससे फायदा क्या होगा? नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, भ्रांति फैलाई गई है कि रिमांड का समय बढ़ाया गया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नए कानूनों के तहत, बीएनएस के तहत रिमांड का समय 15 दिन का ही है। मैं आप लोगों के सामने डिटेल में बताना चाहता हूं, आरोपी को आज पुलिस ने कस्टडी में लिया, कोर्ट ने रिमांड दे दी और आरोपी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और 15 दिन तक अस्पताल में रहेगा, तो क्या इसकी पूछताछ ही नहीं होगी? पूछताछ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसलिए हमने प्रावधान किया है कि 15 दिन की अपर लिमिट के अंदर, 60 दिन की अपर लिमिट के अंदर पुलिस इसका रिमांड ले सकती है, वरना उसको तो जुडिशियल कस्टडी में जेल में पहले भी रहना था और बाद में भी रहना है। एक दूसरा आरोपी पकड़ा जाता है, पुलिस को दोनों को इकट्ठा करके पूछताछ करनी है, तो कैसे करेगी? तो 15 दिन की लिमिट को हमने नहीं बढ़ाया है, रिमांड 15 दिन की ही होगी। 60 दिन के भीतर एक या दो टुकड़ों में आप 15 दिन की रिमांड ले सकते हैं। भ्रांति फैलाई जा रही है कि रिमांड का पीरियड बढ़ाया गया है। कृपया मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इसको आप क्लैरिफाई करिएगा, जिससे जनता में गलत बात न जाए। टोटल 15 डेज विदिन 60 डे। वो जानबूझकर उठा रहे, मैं मानता हूं उन्होंने तो पढ़ा होगा कानून। सर ये आज से ये कानून लागू हुआ, लेकिन सबसे पहला जो मामला एफआईआर हुआ दिल्ली में देखे तो स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ कर दिया है। ये झूठ है, ये झूठ है। सबसे पहला मामला अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से ग्वालियर के पुलिस थाने में हुआ है और चोरी का है। किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई 1,80,000 की वैल्यू की। इसका मामला 12:10 पर रजिस्टर हुआ है, पहला मामला नहीं है। और जो वेंडर के खिलाफ मामला रजिस्टर हुआ, इसका प्रावधान पहले भी था, ये नया प्रावधान नहीं है। पुलिस ने इसका रिव्यू का प्रोविजन का उपयोग कर वो मामले को खारिज कर दिया। एक आपने तो ये कहा है कि जितने भी लॉज बन रहे हैं शेड्यूल 8 की लैंग्वेजेस में मौजूद होंगे, पर तमिलनाडु की जो रूलिंग पार्टी है डीएमके, उनको अपोजिशन और कुछ और पार्टीज का भी नाम हिंदी में क्यों आता है, पूरे देश में एप्लीकेबल? देखिए, मैं अलग बात कहना चाहता हूं। एक तो पूरा कानून तमिल में उपलब्ध कराया जाएगा, एक बात समझिए, प्रोसीडिंग तमिल में होंगी। अगर नाम के लिए भी आपके मन में कोई विरोध है तो मिलकर करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, सांसद, मुझे तो कोई ने ना किसी ने मिलने का समय मांगा है ना कोई मिलने आया है। फिर भी मैं सभी से अपील करता हूं कि जो कुछ भी आपकी ग्रीवेंसीज हैं, या तो ऐसा लगता है कि ये धाराएं जनता की सेवा ठीक से नहीं कर पाएगी, इसको लेकर मुझे मिलिए। कानूनों का बहिष्कार ये रास्ता नहीं है, पॉलिटिक्स करने के ढेर सारे रास्ते हैं। पायल मेहता सर, आपने ये बिल इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद एक होम कमेटी में गया, वहां पे भी विस्तृत चर्चा हुई, पर विपक्ष में कभी भी जो कुछ नेता है, जो वकील है, वो कह रहे कि इसको सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में क्यों नहीं भेजा? इतनी हड़बड़ी क्या थी इस बिल को? नहीं भेजा ही था, गृह विभाग की संसद की कमेटी में भेजा था, जिसमें सिर्फ चिदम्बरम खुद थे और सबसे ज्यादा हिस्सा लेने वाले सदस्यों में चिदम्बरम साहब थे। और कांग्रेस पार्टी ने पहले चिदम्बरम जी नहीं थे तो उसको रखा स्पेशली। स्पीकर ने अनुमति भी दी कि ठीक है भाई, इनका अनुभव है, लॉयर है, तो असिस्ट करेंगे कमेटी को। क्या फर्क पड़ता है स्टैंडिंग कमेटी, इसमें भी प्रोरेटा मेंबर है, सभी दलों के सदस्य थे। चलो जो आकर्षित बड़ा आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, इसमें सभी कानून ड्रैकोनियन है, और दूसरा ये कि ये कानून के माध्यम से सरकार जो है हिंदुस्तान को एक पुलिस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहती है। देखिए, मैंने आज आपको एक नोट भी गृह विभाग के माध्यम से अधिकृत नोट दिया जाएगा, जो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इसको आप कृपया आप सबके अखबारों और टीवी चैनल्स के अंदर जनता के लिए रखें। ड्रैकोनियन कानून तो वो थे जिसको हटाया गया है। ये कानून तो भारत की संसद ने और भारत की न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने वाले हैं, जिसमें
पीड़ितों के अधिकार की रक्षा की गई। आप मुझे बताइए, पहले दिनों तक कस्टडी में रखने के बाद कोई परिजनों को जवाब नहीं देता था, हेबियस कर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आते थे। हमने प्रावधान करा कि ऊपर एक रजिस्टर रखना पड़ेगा कि मेरी कस्टडी में फला फला व्यक्ति है। इससे पुलिस विभाग बढ़ेगा या कम होगा। कई सारी कोर्ट में फरियाद आती थी, सच झूठ तो कोर्ट को तय करना होता है, मगर कंप्लेंट्स आती थी कि पुलिस ने ये मेरे घर में रख दिया और मुझ पर आरोप लगा दिया। उस वक्त वीडियोग्राफी करना ये पुलिस राज को बढ़ावा देगा या कम करेगा? 24 घंटे में अपराधी को न्यायाधीश के सामने ले जाना ये पुलिस राज को कम करेगा या बढ़ाएगा? गिने चुने पुराने दकियानुसी कुछ शब्द और कुछ वाक्य कानून को पढ़े बगैर जनता में डालकर गलत फहमी करने का प्रयास करें। मेरी सभी से विनती है, कृपया ऐसा मत करिए। प्रशांत जी, न्यूज़ 24 से। सर, मेरा सवाल ये है कि आप जो कंप्लेनेंट FIR लॉन्च करें, एंड रिजल्ट में उसको जो रेट चाहिए, लंबी लड़ाई होती है, उसके नीचे जो काम करने वाला सिस्टम का ढांचा तो वही है, उसको कैसे? ऐसा नहीं है, सिस्टम के ढांचे पर कोई समय मर्यादा तय नहीं थी। अब पुलिस से लेकर जुडिशरी तक सबकी समय मर्यादा तय हुई है और टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं। आप बेंगलुरु गए हो, आपका गवाही का दिन है तो बेंगलुरु से आप गवाही दे सकते हो, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। मगर ये पूरी प्रक्रिया को अप्लाई होते होते, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और सारे होते होते 3 या 4 साल लगेंगे। मैं आपको और आपके माध्यम से देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये कानूनों के पूर्ण इंप्लीमेंटेशन के बाद किसी भी FIR का सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल के अंदर न्याय मिलने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और मैं सोच समझ कर कह रहा हूं इसको। अमित जी, मैं रविकांत हूँ, टाइम्स ऑफ भारत से। सर, तीनों कानून लागू हो गए, इम्प्लीमेंट हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये ऑपोजिशन जानबूझकर किस तथ्यों के आधार पर विरोध करे या सिर्फ राजनीति के लिए मामला उठाया जाए? देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जिसको भी मिलना है मैं तैयार हूं, हम मिलेंगे भी और समीक्षा भी करेंगे, और इसमें कृपया राजनीति नहीं करनी। अमित जी, एक जो कंसर्न आ रहा था विपक्ष की तरफ से वो ये था कि पेंडेंसी ऑफ केसेस और 2 पैरेलल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होंगे, क्योंकि जो पुराने वाले केसेस रजिस्टर हुए हैं वो पुराने केसेस की तरह चलेंगे और जो नए वाले हैं वो नए की तरफ। देखिए, जहां तक पेंडेंसी ऑफ केसेस का सवाल है, इस देश में सबसे ज्यादा शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस है, तो हम पर नहीं मर सकते। पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करने के लिए ही ये कानून लाए। और मैं स्पष्टता कर दूं, पुराने और नए कानून के लिए गुनाह की तिथि 1/7/2024 के पहले की होगी। इसमें पुराने कानून के तहत प्रक्रिया चलेगी और 1/7/2024 के बाद होने वाले हर गुनाह को ये तीनों नए कानूनों के हिसाब से चलाया जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। सर, ये आपने बोला कि तमिलनाडु के MPs को अगर नाम से कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आके मुझसे मिले, तो क्या अगर वो आपसे मिलेंगे तो क्या इस गवर्नमेंट ओपन टू देयर सजेशन? भैया, मिलने तो दो, वो क्या लेकर आएंगे बताएंगे। तुम यहाँ कहाँ निर्णय करा रहे हो? सर, मैं न्यूज़ 18 मीडिया से। विपक्षी दल कह रहे हैं कि वो जहां उनकी सरकार है वो इस कानून के खिलाफ अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित करेंगे और राष्ट्रपति तक सुप्रीम कोर्ट में मामला लेंगे। चलो, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सबको अपना अपना अधिकार है। सर, इसमें एक जो बात कही जा रही है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और हर थाने तक उनको टेक्नोलॉजी दिया जाएगा, लेकिन अभी भी सब थानों में पहुंचा नहीं है, तो कैसे? देखिए, जहां तक थानों का सवाल है, हम 4 साल से काम कर रहे हैं, पूर्णतः नहीं पहुंचाऊंगा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। इसीलिए इस कानून में हमने प्रोविजन रखा है कि एक थाना कंप्लीट होता है तो उसको आप नोटिफाइड कर सकते हो, एक कोर्ट कंप्लीट हो जाए तो इसको, फिर पूरी तहसील, फिर पूरा डिस्ट्रिक्ट और फिर पूरा स्टेट, कई सारे स्टेज में इसकी न्यायिक प्रक्रिया को नोटिफाइड करना है। जहां तक BNS का सवाल है, भारतीय न्याय संहिता का सवाल है, दफाई लगाने का सवाल है, ये पूरे देश में लागू हो जाए। FIR के 3 साल के अंदर FIR दर्ज होने के 3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिल जाएगा, वो नहीं जाएगा।
वो क्लियरिटी मैं आप सभी के माध्यम से देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस कानून के संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद और कुछ तकनीकी तैयारियां करनी है। ये तकनीकी तैयारियां होकर थाना और कोर्ट नोटिफाइड होने के बाद किसी भी न्याय मांगने वाले व्यक्ति को एफआईआर की डेट से 3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिल जाएगा, इसका मुझे भरोसा है और कानूनों में इस प्रकार का हमने प्रावधान किया है। सर मैं दैनिक भास्कर से हूँ मुकेश। इम्प्लीमेंटेशन होने में कितना समय लग जाएगा? देखिए, मैं मानता हूं कि हम 15 अगस्त के पहले सारे यूटी में इसको कंप्लीट कर देंगे। यूटी में दिल्ली भी आता है और उसके बाद हर जिला एक एक तैयार होता जाएगा। वो होता है इम्प्लीमेंटेशन। आप पहले समझ लीजिए, बीएनएस और बीएनएसएस, इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन में कुछ तैयारी की जरूरत नहीं है। जहां तक बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसके लिए कोर्ट में काफी सारी तैयारी करनी है, मगर 2020 से ही सुप्रीम कोर्ट के साथ चर्चा कर सुप्रीम कोर्ट मॉडर्नाइजेशन का एक बड़ा प्रोग्राम ली है और वहां पर भी काफी सारा काम हो चुका है, सॉफ्टवेयर भी तैयार हो चुका है। सर भास्कर से मुकेश कौशिक, एक डिस्क्रिपेंसी है कि पुराने कानून में ये प्रोविजन था कि अगर कोई पुरुष के साथ दुराचार करता है तो उसका सेक्शन 377A था, वो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ मामले ऐसे आ गए हैं जो इस तरह के केस दर्ज हुए। क्या कोई संशोधन का प्रस्ताव है? संशोधन तो नहीं, मगर इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, इसके इंटरप्रिटेशन का सवाल है। हम सुप्रीम कोर्ट से चर्चा जरूर करेंगे इसमें। सर ये आपने जो कहा कि तमिलनाडु के एमपीज आकर मिल सकते हैं आपसे, जो कुछ ऑल पार्टी ऐसी मीटिंग भी हो सकती है अगर कोई बुलाने का आपका? ऑलरेडी हो चुकी है, ऑल पार्टी कमेटी में होती ही है। और आपको सबसे पहले बड़ी संशय लगता है, आप मिल जाओ मुझे अकेले में। आप कुछ लेबर कन्वेंशन पीसीए सब एफआईआर दर्ज करना तो कोई बात होती है, तो थानों में जो पुलिस अधिकारी हैं उनको इस कानून के बारे में प्रशिक्षित करने का काम करते हैं। भैया आप शायद सुने नहीं, 6,20,000 पुलिस कर्मचारियों का ट्रेनिंग हो चुका है और हमारे यहाँ 17,000 के करीब, कितने हैं गोगिया जी थाने? 17,000 थाने हैं, उसमें 6 लाख कर्मचारियों का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है और रिफ्रेशर कोर्स भी हो चुका है। सर मैं नीलू रंजन दैनिक जागरण से। सर आज से लागू हुआ है तो कितने कोर्ट या कितने थाने नोटिफाइड हो गए हैं जो इसके पूरा से काम करने लगे हैं? और फॉरेंसिक का बहुत महत्व है। जनवरी में आपने कहा था कि केवल 75 जिलों में जो 885 जिले हैं उसमें फॉरेंसिक मोबाइल बैंक है। अब कहाँ तक वो बात पहुंची, कितने जिलों में? देखिए, ऐसा है कि मैंने जो कहा वो तैयारी में समय लगेगा। तब तक दिल्ली में एक हमने मॉडल लिया है जिसमें फॉरेंसिक अधिकारियों को किट के साथ तैयार करा है। ज्यादातर मामलों में फॉरेंसिक वैन की जरूरत नहीं, किट से भी हम सैंपल ले सकते हैं और इसकी एक संपूर्ण योजना बनाकर इसका पूरा ट्रेनिंग हो चुका है। और हमारी जो यूनिवर्सिटी है, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इसने इसका पूरा सिलेबस भी बनाया है और पुलिस, कोर्ट और वकील तीनों का ट्रेनिंग भी किया है। सर क्योंकि आज से ये तीनों कानून लागू हो चुके हैं, जिसके अंदर आपने कई फीचर्स और कई धाराएं बताई हैं जो कई लोगों को सहूलियत भी देगी। गृह मंत्रालय का क्या एस्टिमेट है कि अपराध इससे कितना कम हो जाएगा देश के अंदर आने वाले? देखिए, इमीडिएट मैं कुछ कह नहीं सकता, परंतु इससे दोष सिद्धि का प्रमाण जब बढ़ेगा, 90% तक लोगों को सजा कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से अपराध कम होगा। इसके अंदर कई धाराओं में बार बार अपराध करने वालों के लिए ज्यादा सजा का भी हमने प्रावधान किया है। बार बार जो सजा करते हैं, आदतन अपराधी है, उनके लिए भी एक प्रोविजन किया है। सर ये जो डेटा पुलिस वाले रिकॉर्ड करेंगे और जो रिकॉर्डिंग वो स्टोर कहाँ पे करेंगे, उसकी जो फैसिलिटी है वो कैसे डॉक्टर ये तो लिखित की भी कैसे सेंटिटी होगी? हैं? अरे लिखित बयान जो होता है वो लिखित बयान भी चार्जशीट के साथ जोड़ना होता है और डेटा को स्टोर करने की लिख प्रूफ सिस्टम की है रिकॉर्डिंग करने वाले
और सिस्टम में अपलोड करने वाले, दोनों की जवाबदेही भी इसमें निश्चित की गई। एक क्लैरिफिकेशन सर, आपने कहा कि 46 मेंबर्स को सदन से निकाला गया था, लेकिन उनके लिए एक स्पेशल ऑप्शन दिया था कि वो आके अपनी बात रख सकते हैं, यही ना? नहीं, वो संपर्क करते तो तुरंत हम तो परमिशन देंगे उनको। कितने लोगों ने ऑप्शन अपनाया? वो एक ने भी नहीं है। जो पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखते उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? एफआईआर के बाद ही तो सारी सवाल नहीं है, ई एफआईआर हो सकती है। आप आपके मोबाइल से एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हो, जाने की जरूरत ही नहीं है, और वो ऑटोमेटिक सर्वर पर आ जाएगी। पुलिस को लेना ही लेना है, सर्वर हैंग नहीं कर सकता कोई। तो सबसे ज्यादा सजेशन होम कमेटी में मिस्टर एलंगो का है ना, कि दोनों के, एलंगो के भी थी, चिदम्बरम साहब के भी थे। कितने परसेंट मानते, दोनों की कॉपी मानते? परसेंटेज मुझे मालूम नहीं, मैं कमेटी का मेंबर नहीं हूं, मगर लगभग 95% से ज्यादा सजेशन मान लिए गए थे। एक छोटा सा डाउट था, ये टेरर जो है ये यूएपी में भी आएगा, और मसूका जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसको करने की जरूरत क्या थी? इसको करने की इसलिए जरूरी है कि हमारी सरकार का पॉलिसी है टेरर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का। कई सारे टेरर के इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिसका षड्यंत्र देश के बाहर होता है। अगर इसके अनुकूल व्याख्याएं नहीं होती है तो कई जगह पे अपराधियों को इसका फायदा मिलता है, वो छूट जाते हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धरती रहे। मैं गुजरात में गृह मंत्री था, हमारे यहाँ बम धमाके हुए थे, 58 लोग मारे गए थे। वो बम धमाके में सारा षड्यंत्र बाहर हो गया। सारे के सारे लोग सूरत में सिमी के एक्टिविस्ट थे, इन पर केस दर्ज किया गया और वो छूट गए थे, क्योंकि टेरर की कोई स्पेसिफिक व्याख्या नहीं थी। मैं मानता हूं कि इस देश को टेरर फ्री कराना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, और जो टेररिज्म में लिप्त है उसको कठोर से कठोर सजा जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। सर, ये आज से कानून लागू हो गया है, लेकिन कई बातें आती है कि हम सरिया कानून को मानते हैं, लोग पिटाई जिस तरह से बंगाल में पुराने हुआ है, तो ये नया कानून उस पर लागू होगा या पुराना ही कानून से बंगाल वाला घटना की जांच होगी? मैंने स्पष्ट कर दिया, कल मध्यरात्रि से मतलब 7/1/2024 से जितनी भी हिंसक घटनाएं होगी या आपराधिक घटनाएं होगी उसका रजिस्ट्रेशन नए कानून के हिसाब से भी होगा और प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया भी नए कानून के हिसाब से होगी। जो गुना कल मध्यरात्रि के पहले हुआ है वो गुना का रजिस्ट्रेशन और कानूनी प्रक्रिया दोनों पुराने कानून से होगी। जब भी नया कानून आता है एक क्षण तो तय करना पड़ता है कि यहां से नया होगा, यहां से पुराना होगा, और वो क्षण हमने सभी से चर्चा कर तय किया है। मंत्री जी, बंगाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं है, लगातार। चलिए, आज मैं पॉलिटिकल जवाब देने के लिए यहाँ नहीं हूँ, केवल आपसे अपील करने के लिए हूँ। एक अच्छी स्पिरिट के साथ एक कानून लाए गए हैं, एक कानून की अच्छाइयों को आप जनता के साथ पहुंचाइए, और आपके पास भी कोई तकलीफ आती है तो निसंकोच आप मुझे मिल सकते हैं, बता सकते हैं। अगर भ्रम है तो मैं निरसन करूंगा, अगर सुधार की जरूरत है इस पर खुले विचार से सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।